Hey guys, welcome to Innovative Study. My name is अभयराज। इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे 13 नवंबर का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने 6G उपग्रह का लॉन्च किया है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हाल ही में चाइना ने 6G उपग्रह का लॉन्च किया है। 6G है वो संचार से जुड़ी हुई है। हाल ही में हम मोबाइलों में 4G का इस्तेमाल करते हैं अधिकतर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिकतम 4G का इस्तेमाल किया जाता है। 5G का अभी प्लानिंग चल रही है और आने वाले 2021 से व्यापक रूप से इसका शुभारंभ हो जाएगा। और आने वाले समय में किस प्रकार से 6G को भी आगे बढ़ाया जाए, उसी क्रम में चाइना ने इसकी शुरुआत कर दी है। और लगभग 15 साल बाद ये 6G प्रोग्राम है, ये भी प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी जानते हैं 4G भी काफ़ी फास्ट है, 5G उससे भी काफ़ी फास्ट होने वाला है, और 6G 5G से लगभग 100 गुना तेज होगा। इस प्रकार संचार के क्षेत्र में और भी तीव्रता आ जाएगी। और चीन इसको अभी से इसलिए प्रारंभ कर रहा है क्योंकि चीन चाहता है कि वे अन्य देशों से, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से आगे निकल जाए। और चूंकि जब इस टेक्नोलॉजी को व्यवहार में लाना है तो सबसे पहले अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने होते हैं, यानी सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है, और उसके बाद ही ये टेक्नोलॉजी आगे प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, बी शांता गोखले, सी सर मार्क टली, डी अमिताभ घोष। तो हाल ही में रस्किन बॉन्ड को ये अवार्ड दिया गया है। रस्किन बॉन्ड है वो आंग्ल भारतीय है, यानी जो जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय पर ये भारत में आए थे, और आज़ादी के बाद भी ये भारत में ही रह गए, इसलिए इन्हें आंग्ल भारतीय कहते हैं। ये एक राइटर है और ये प्रकृति प्रेमी है, और ये अपने जो लेखन का कार्य है वो प्रकृति पर ही लिखते हैं, और इनकी इन्हीं उपलब्धियों के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके अनुभवों पर आधारित है? ऑप्शन ए वीर सावरकर, वी एनी बेसेंट, सी रामकृष्ण परमहंस, डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। तो हाल ही में प्रधानमंत्री महोदय ने जेएनयू में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो उसी संबंध में ये प्रश्न बनाया गया है। और जब 1993 में, यानी 1993 में अमेरिका के शिकागो में अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, तो उस समय पर हिंदू धर्म का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए स्वामी विवेकानंद वहाँ पे गए थे, और उनका वह भाषण काफ़ी फेमस भी है। तो इस प्रकार जब वो वहाँ से आए थे वापसी भारत में, तो उसके बाद उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और अपने जो विचार है उनको पहुँचाने का प्रयास किया। तो उन्हीं का एक संकलन है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। स्वामी विवेकानंद जी ने ही रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है वह मध्य प्रदेश में है। इसे 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, और 2011 में ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, और हाल ही में 2020 में यूनेस्को द्वारा इसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत दो और एमए भी है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, और वे हैं अमरकंटक और पंचमढ़ी। इस पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत, यानी इसके मध्य से केन नदी प्रवाहित होती है। केन नदी, ये भी प्रश्न आ सकता है। केन नदी, और ये केन नदी है वह है यमुना की सहायक नदी, और यमुना है गंगा की सहायक नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में घोगा हजीरा फेरी परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ?
ऑप्शन ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी गुजरात। तो हाल ही में घोघा जीरा फेरी परियोजना का शुभारंभ गुजरात में हुआ है। दो स्थल खंडों को जोड़ने वाली ये परियोजना है जिसके माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और परिवहन का जो कार्य है वो सुगम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चित ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म को कौन सा मंत्रालय विनियमित करेगा यानी रेगुलेट कौन सा मंत्रालय करेगा। ऑप्शन ए विधि मंत्रालय, बी सूचना व प्रसारण मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसको रेगुलेट करेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म को, क्योंकि जो ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल है नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी है और जो जिन पर कोई रेगुलेशन नहीं थी, तो हाल ही में सरकार ने ये निर्णय लिया गया है कि लॉकडाउन के दौरान इन प्लेटफॉर्म का जो कार्य है काफ़ी बढ़ गया है और यहाँ पर रेगुलेशन की कमी थी, तो सरकार ने सोचा कि इनको रेगुलेशन में लाने की ज़रूरत है, इसलिए ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के थ्रू के अंतर्गत इन्हें लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सहायता से ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी नेपाल, डी भूटान। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो मालदीव से संबंधित है। हाल ही में भारत के विदेश सचिव मालदीव गए हैं और वहाँ के विदेश मंत्रालय से इस संबंध में बातचीत की और वहाँ पर ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस प्रोजेक्ट में भारत है वो लगभग $100 मिलियन, इसका मतलब लगभग 700 से करोड़ से अधिक पैसे हैं वो ग्रांट के रूप में यानी अनुदान के रूप में मालदीव को देगा। इसका कारण ये है क्योंकि भारत नेबर फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाता है, जिसके अंतर्गत भारत चाहता है कि सभी जो पड़ोसी देश है उनके साथ भारत के संबंध अच्छे रहे, ताकि अन्य जो शत्रु देश है वह इसका नाजायज फायदा ना उठा सके। मालदीव की राजधानी है वह है माले और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिही। इससे पहले के जो राष्ट्रपति थे मालदीव के वह चीन की ओर झुके हुए थे, जबकि जो ये राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ये भारत के साथ अच्छे संबंध रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की किस समिति ने सिफारिश की। ऑप्शन ए कस्तूरी रंगन समिति, बी गाडगिल समिति, सी केशवन समिति, डी शांता कुमार समिति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही थी, उसकी जो समिति थी सिफारिश करने वाली वह थी कस्तूरी रंगन समिति। ये पहले इसरो के चीफ भी रह चुके हैं। वर्तमान में इसरो के चीफ है केशवन केशवन इसरो के चीफ है। जो भारत की अंतरिक्ष ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को काफ़ी उपलब्धि प्रदान की है, तो उसके चीफ है के सिवन। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की किस समिति पर अपनाई गई, तो उसकी समिति थी कस्तूरी रंगन समिति। क्वेश्चन नंबर 9, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए अमिताभ कांत, बी एस जयशंकर, सी अजित डोभाल, डी एन के सिंह। तो एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और ये हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि हाल ही में वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति जी को दी हैं। और वित्त आयोग का काम होता है वह है कि केंद्र और राज्य के बीच जो पैसा है, जो धन है, उसको कैसे बांटा जाए, तो पैसे का बंटवारा केंद्र और राज्य में कैसे किया जाए, इसका कार्य है। तो हाल ही में वित्त आयोग ने सिफारिशें की है और वित्त आयोग है वह एक संवैधानिक संस्था है। एस जयशंकर है वह हमारे विदेश मंत्री हैं और अजीत डोभाल जी है वह हमारे एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 30, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 17। तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। इसे ही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमारे संविधान की आत्मा है, क्योंकि इसके कारण ही कोई भी आम नागरिक जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसके मूल अधिकारों का संरक्षण करता है।
इस प्रकार ये बहुत बड़ा आर्टिकल है भारतीय संविधान में। और जो आर्टिकल 14 है वह हमें समानता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार। और जो 17 है वह है छुआछूत के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ अधिकार देता है। तो हमारे देश में किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव ना रहे, तो वह भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान किया है कि किस प्रकार से सामाजिक भेदभाव ना रहे बल्कि समानता स्थापित हो। और साथ ही एक आम नागरिक का भी मूल अधिकार का हनन होता है, तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। तो इस प्रकार इस लेक्चर के 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।